ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन सवारी डिब्बा कारखाना व यांत्रिक एवं विद्युत आलमबाग लखनऊ द्वारा परम पूज्य भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती समारोह का आयोजन वहां की कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें JP कनौजिया मंडल अध्यक्ष, शिव कुमार मंडल अध्यक्ष विद्युत, पारसनाथ कोषाध्यक्ष, राम कैलाश मंडल सचिव विद्युत, राजेश कुमार मंडल सचिव द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अशोक कुमार राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, डॉक्टर BP अशोक IPS, विशिष्ट अतिथि प्रेम सिंह जोनल अध्यक्ष उत्तर रेलवे SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, इसके अलावा पदम सिंह अपर सचिव जोनल ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, YR सागर लीगल एडवाइजर जोनल, मुख्य वक्ता राजेश चंद्रा सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, प्रोफेसर शशि कुमार BBAU लखनऊ, मिलिंद राज आनंद BBAU लखनऊ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विवेक खरे मुख्य कारखाना प्रबंधक आलमबाग लखनऊ द्वारा की गई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम मालती राव व साथी कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ बुद्ध वंदना तीर्थन पंचशील पूज्य भिक्खु द्वारा कराया गया। आए हुए अतिथियों को तथागत बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर शाल व फूल बुके देकर आए हुए वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए भारी जन समूह को संबोधित भी किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की यह विशेष रिपोर्ट आलमबाग लखनऊ से। दो लाइन अपने कह के सीधे अपने BP अशोक साहब को, जो लखनऊ की शान है, हम लोगों के शोभा है, हमारे बीच में अपना कीमती समय दिए हैं, सीधे आमंत्रित करना चाहूँगा अपने श्रद्धेय BP अशोक साहब को। बस दो लाइन से उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में होता है दीदावर पैदा। तो ऐसे में हमारे अशोक साहब हैं, हम सीधे इनको मंच पे आमंत्रित करते हैं। आइए सर। थोड़ा सा बढ़ाओ यार। सही है जी, सही है। महाकारुणिक महामानव बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, सभी प्रेरणा स्रोतों को नमन करते हुए मंच पर विराजमान पूज्य भिक्षु दीपांकर जी, कार्यक्रम के समस्त आयोजकगण, मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण और कलाकार बंधुओं, महाउपासकों उपासिकाओं, पत्रकार बंधुओं। पत्रकार बंधुओं को देखा काफ़ी दूर से, दिल्ली से भी आए हैं गौतम जी, तो मुझे लग रहा है कि नहीं आता तो बड़ी दिक्कत होती। जी जी, और आपसे भी बहुत क्षमा चाहूँगा कि आपके कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया। पुलिस का कुछ काम भी ऐसे ही है, जहाँ जाएंगे वहाँ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस करते ज़रूर हैं। लेकिन चलिए, राजेश चंद्रा जी बैठे हुए हैं, कुछ धर्म का अनुशासन भी रहेगा, ऐसा नहीं है। आज आप सब लोगों को बुद्ध जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। कुछ ही दिनों पहले आप सब लोगों ने बहुत उत्साह के साथ अंबेडकर माह मनाया, और बहुत खुशी हो रही है इस बात को जान करके कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए चारों तरफ से लोग निकल करके आए हैं, और लोगों को इस चेतावनी जो बाबा साहब ने दी थी कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, इस चेतावनी को सुन सुन करके कार्यक्रमों के माध्यम से पढ़े लिखे लोगों ने सिद्ध करना शुरू कर दिया है कि हाँ, पढ़े लिखे लोग अब गद्दार नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से अगर कोई समूह या समाज
पिछड़ेपन का शिकार होता है तो उसकी कुछ पहचान होती है। उसकी पहचान है, उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ खड़ा हुआ है। उसे पता नहीं होता कि वो उसके अगल बगल ऊपर नीचे कौन है। उसे जानकारी नहीं होती कि उसका समर्थन कौन कर रहा है और उसको किसका समर्थन करना है। उसका विरोधी कौन है, कौन विरोध कर रहा है और उसे किसका विरोध करना है। क्या लाभकारी है, क्या हानिकारक है, उसे जानकारी नहीं होती। समय का प्रबंधन करना चाहिए, ये उसे जानकारी नहीं होती। उसके पास कितनी ऊर्जा है, उसके पास कितने संसाधन हैं, उसको ये जानकारी नहीं होती। वो ये मानकर चलता है कि मैं गरीब हूँ, तो उसके जो आधे कारण हैं और आधा निवारण वहीं पर शून्य में आ जाता है। वो लगता है कि 50% उसको कुछ नहीं करना क्योंकि वो गरीब है। बाकी 50% जो हिस्सा है वो ये मान करके संतुष्ट हो जाता है कि मेरे नियति ऐसी है, मेरा भाग्य ऐसा है। इस पिछड़ेपन को थोपने के लिए बहुत मस्तिष्क लगाना पड़ा होगा जिन लोगों ने थोपा। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें जिसका शोषण करना है, जो शोषित है, वो भी आनंद मनाने लगे कि इस शोषण में भी आनंद आ रहा है। और अधिकतर शोषित ये मानने लगे कि जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, इस व्यवस्था से आदर्श व्यवस्था दूसरी नहीं हो सकती। ऐसी आदर्श व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनाई गई जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी पिछड़ापन किसी भी तरह का दूर ना हो जाए, शिक्षा से कोई लाभान्वित ना हो जाए, वो चंद लोगों के पास रहे। और इसके लिए शिक्षा को ही नहीं, शिक्षा के जो और भी तरीके थे। पहला तरीका शिक्षा का था, घूमने का, पर्यटन का। उसके खिलाफ एक म्लेच्छ सिद्धांत पैदा किया गया और ये प्रतिपादित किया गया, प्रसारित किया गया कि जो बाहर से आएगा, जिसकी भाषा दूसरी होगी, उससे बात करने का प्रयास नहीं करना। और जो यहाँ रहता है उसको बाहर नहीं जाना। खतरा किस चीज का था? खतरा इस बात का था कि अगर बाहर जाएगा तो सीख आएगा कि हाँ, वहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है, लिंग भेद नहीं है, छुआछूत नहीं है, लोगों के व्यक्तित्व पर इतनी पाबंदियां नहीं हैं। तो आकर के यहाँ ऐसा ना हो कि एक चैलेंज के रूप में, चुनौती के रूप में सवाल खड़े हों। तो ये म्लेच्छ कंसेप्ट इस बात को सुनिश्चित करता था। देखना भैया, भीमनगरी में बड़ी दिक्कत हुई थी अभी। मंच ऊपर ठीक है। भीमनगरी में उसी दिन मुझे भी जाना था। मंच देख लो भैया। तो ये जो म्लेच्छ कंसेप्ट है, ये ऐसा सिद्धांत था कि ये सुनिश्चित करता था कि किसी भी तरह से वर्ण व्यवस्था के शिकार लोग उससे बाहर ना निकल जाएं। बाहर का असर, बाहर की हवा, बाहर का ज्ञान, बाहर का विज्ञान यहाँ ना पहुँच जाए। और इसके कारण आज भी देखा होगा आपने कि लोगों के अंदर घूमने फिरने का, पर्यटन का शौक नहीं है। एक से एक होशियार लोग हैं, अगर उनसे कहा जाए कि तुम घूम फिर लो, वो सोचते हैं कमरे के अंदर बैठ करके 90% नंबर ले आएंगे, लेकिन घूमेंगे फिरेंगे कहीं नहीं। पर्यटन प्रेम नहीं है। पर्यटन शिक्षा का पहला रूप है और उससे बड़ी
निश्चित रूप से जिसने दुनिया देख रखी है, जिसको दुनिया की जानकारी है, दुनियादारी की जानकारी है, वो बहुत बड़ा उन लोगों के सामने हो जाता है जिन्होंने डिग्रियां ले रखी। इस षड्यंत्र को समझना चाहिए। वो आज भी लगे हुए हैं उसी गंभीरता के साथ, उसी कुतर्क के साथ कि कहीं कोई ज्ञान का चक्षु इनका खुल ना जाए। और गाली किसको देते हैं? गाली देते हैं उस व्यक्ति को जिसने इस देश के अंदर यूरोपियन एजुकेशन शुरू कराई थी। आपने देखा होगा दफ्तर में मैकाले को बहुत गाली देते हैं, कहते हैं जो गलतियां की वो सारी मैकाले की वजह से अंग्रेजी आ गई और इसीलिए भारत पिछड़ गया। थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्पीच दी थी। उस स्पीच में कहा था कि हम भारत के अंदर यूरोपियन शिक्षा लागू करने जा रहे हैं। ये यूरोपियन शिक्षा भारत के अंदर एक रिस्क पैदा करेगी, एक खतरा। कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ लिख करके लोग बाग कल को यहाँ संसद मांगे, सुप्रीम कोर्ट मांगे, हाई कोर्ट मांगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मांगे, यूनिवर्सिटीज मांगे, अपने अधिकार मांगे। ये खतरा तो है, लेकिन जिस दिन ये खतरा पैदा होगा, भैया थोड़ा सा देखो, ये सब हिल रहा है आपके चलने से ना, थोड़ी देर रुक जाओ। जिस दिन ये खतरा पैदा होगा और लोग मांगेंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट दो, संसद दो, वो दिन ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत ही गौरवशाली दिवस होगा। मैं तुलना कर रहा हूं दो मानसिकताओं की, दो मनस्थितियों की। एक तरफ वो जो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यहाँ के लोग कहीं सवाल ना खड़े कर दें, कुछ सीख ना जाएं, और दूसरी तरफ उनको गाली दी जाती है जो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि चाहे क्रांति हो जाए इस देश के अंदर, चाहे लोग हमारे विरोधी हो जाएं, लेकिन इन्हें पढ़ना चाहिए। क्या उस मैकाले की देन नहीं है कि इस देश के अंदर ज्योतिबा फुले को मौका मिला, सावित्रीबाई फुले को मौका मिला, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला। इतने सारे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनकी पहचान हम नहीं कर पाते क्योंकि हम इतिहास नहीं जानते, हम साहित्य नहीं पढ़ते, पढ़ते भी हैं तो वो साहित्य जो जबरदस्ती थोपा जाता है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि इतिहास नहीं था, हमारे बहुत से आइकन थे। जैसे जैसे हमारे लोगों ने शुरू किया 14 अप्रैल मनाना, समाज के अंदर बदलाव शुरू हो गया, जागरूकता आने लगी। कुछ दिनों बाद बुद्ध जयंती मनाना शुरू हुआ। उस पर हम लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना अम्बेडकर माह मनाया जाए। जागरूकता बढ़ी, लोगों को मालूम पड़ा, तो शासन प्रशासन की तरफ से पूरा वर्ष अम्बेडकर वर्ष बनाया गया पीछे, और इतने सारे आइकॉन्स निकल करके सामने आए। कई प्रकाशनों ने उन पर किताबें छापी कि अब लगता है शायद कोई दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन आपको जो मुख्य आइकॉन थे उनका कोई स्मृति दिवस, कोई जन्म दिवस ना पड़ता हो। और ये सारे के सारे ऐतिहासिक हैं। कुछ दिनों पहले पता नहीं था कौन थे ललई सिंह, नॉर्थ इंडिया में पता नहीं था कौन थे पेरियार रामास्वामी, संत गाडगे नारायण स्वामी। सैकड़ों आपके आइकॉन्स थे जो इतिहास के पन्नों में हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाते, ना उनको पढ़ाया जाता है। उन पर खोजें की, उन पर किताबें लिखी गई, आप लोगों ने पढ़ा। उनका इतिहास को दबाने के पीछे, शिक्षा को दबाने के पीछे जो षड्यंत्र था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है
इसका उदाहरण ये है, एक तो प्रचार किया गया कि जो बौद्धों की यूनिवर्सिटीज़ थी वो विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ी। ऐसा नहीं है। इन यूनिवर्सिटीज़ को तोड़ने के पीछे जो षड्यंत्र था वो उन लोगों को था जो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि यहाँ के लोग किसी भी तरह से पढ़ ना जाए। वो लिपि जो सम्राट अशोक के स्तंभों में लिखी हुई थी, खरोष्ठी अरामैक ब्राह्मी लिपि, उसको पढ़ने वाला नहीं मिला कोई। कितनी मेहनत की होगी। पुष्यमित्र शुंग ने, कुछ दिनों पहले मैं गया था रीवा देऊर कोठार, वहाँ अशोक के स्तंभ टूटे हुए पड़े थे और उनको देख करके लग रहा था कि किसी ने बहुत ही क्रोधित होकर के उनको तोड़ा है कि इन पर ज्ञान की बातें क्यों लिखी हुई है, इन पर धम्म की और अच्छे प्रशासन की बातें क्यों लिखी गई हैं। तोड़ तोड़ करके उसको खैर रिकंस्ट्रक्ट करके कुछ स्तूप वगैरह बनाए गए हैं। 30-32 बड़ी अच्छी जगह है। तो वो स्तूपों को तोड़ना, उस भाषा को छोड़ना, उस लिपि को छोड़ना एक बहुत लंबे षड्यंत्र के तहत किया गया। और जब इस देश के अंदर अंग्रेज आए, अलेक्जेंडर कनिंघम आया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई और एक मिंट का अधिकारी था जेम्स प्रिंसेप, उसने अशोक की जो लिपि थी स्तंभों में और रॉक एडिक्ट्स में लिखी हुई थी उसको उसने पढ़ा और दान शब्द को ढूंढ लिया कि ये दान शब्द जो है सबसे नीचा लिखा होता है। उसी से उसने खोज ली पूरी लिपि, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामैक। उस पर कहीं अशोक का नाम नहीं था, देवा नाम पियदसी लिखा हुआ था। श्रीलंका में टर्नर नाम के इतिहासकार खोज कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे दीपवंश महावंश की, उसी को पढ़ रहे थे। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं ये देवानाम पियदसी वाले अभिलेख ही। अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप और टर्नर इस देश में आते ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि इस देश के लोग बहुत बहादुर नहीं हुए, वरना रहे से अभिलेख भी नहीं मिलते और अंग्रेज भी नहीं आते तो और दिक्कत होती। ना मैकाले आते, ना अलेक्जेंडर कनिंघम, ना जेम्स प्रिंसेप, तो आपको अशोक का पता ही नहीं पड़ता। कौन होता जो महामानव बुद्ध की पहचान कर पाता? लाइट ऑफ एशिया कहता उन्हें। निश्चित रूप से ये षड्यंत्र जो साहित्य के साथ हुए, जो आपकी कला के साथ हुए, आपके इतिहास के साथ हुए, और यही नहीं है, पूरी तरह से आज भी लगे हुए हैं लोग बाग के इस देश का जो पतन है वो बौद्ध धर्म के कारण हुआ, अहिंसा के कारण हुआ। भाई अहिंसा के कारण हुआ तो तुम हिंसा कर लेते, तुम्हें कौन रोक रहा था? तुम्हारे दादा परदादा थे, लेकिन तुम्हारी जो बहादुरी थी वो लगी हुई थी नौकर चाकरों को मारने में और महिलाओं को पीटने में, सती कराने में, देवदासी बनाने में, जौहर कराने में। शकों को मारा होता, हूण कुछाणों को मारा होता तो भाग गए होते। फिर हिम्मत नहीं होती किसी और के आने की। फ्रेंच आए, डच आए और गुलामों के गुलाम भी आए, वो भी शासन करके चले। कि तब आपको जोश होश नहीं आया, बहादुरी भी नहीं आई। आनी चाहिए थी ना, हम कितना रोकने वाले थे। नासा ढूंढ रहा है मंगल पर पानी, आप पता नहीं किन चीजों पे लगे हुए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आत्मालोकन, आत्म परीक्षण करना होगा। लेकिन ये आत्म परीक्षण की बात तो अशोक ने लिखी है, वाक संयम की बात अशोक ने लिखी है, समवाय की बात अशोक ने लिखी। डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो बुद्ध करते हैं, तो उस सब को आपने खत्म कर लिया षड्यंत्रों के तहत। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे समाज का अध्ययन किया, बहुत गंभीरता और बौद्धिकता से बुद्ध के जो उपदेश थे उनको देखा, भारत के इतिहास को देखा, भारत के अर्थशास्त्र को देखा, विदेशों में पढ़े, विदेशी साहित्यकार, इतिहासकार सबको देख कर के, ज्योग्राफी पढ़ के, और उनका एक ही उद्देश्य था कि इस देश के समाज की
पुनर्रचना करना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, इसको आइडियल सोसाइटी बनाना जो रीजन के ऊपर आधारित हो, जो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के ऊपर आधारित हो, जिसके अंदर गरीबी को प्रतिष्ठित ना किया जाए, जिसके अंदर सोशल एंडोस्मोसिस हो, क्लोज डोर की तरह ना हो कि जो जहां पैदा हुआ उसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब उसी स्थिति में मर जाए। उसको खत्म करके एक आदर्श समाज बुद्ध के सिद्धांतों के ऊपर बनाया जाना चाहिए। बुद्ध के दर्शन को क्यों पसंद किया? बुद्ध के दर्शन को पसंद करने के पीछे उन्होंने तुलना की। देर तो नहीं हो रही भाई? देर तो नहीं हो रही कोई? मैं नई चीजें बताऊंगा थोड़ी सी अलग। ये लगभग सबको मालूम है कि वो खोज कर रहे थे ऐसे दर्शन की जहां व्यक्ति और व्यक्ति समान हो, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा कोई ना हो, स्त्री और पुरुष समान हो, हर स्त्री पुरुष कोई भी पेशा करने के लिए स्वतंत्र हो, हर स्त्री पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान जो भी हो, किसी भी पेशे में, किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए स्वतंत्र हो। दूसरी चीज कि जो साइंटिफिक एनालिसिस और साइंस के ऊपर आधारित और साइंस से भी आगे जो प्रीचिंग्स मिलती हैं, उपदेश मिलते हैं, वो बुद्ध के ही। बर्ट्रांड रसेल नोबेल लॉरिएट थे, उन्होंने कहा कि बुद्धिज्म साइंस के अलावा कुछ भी नहीं है। दलाई लामा, उनका नाम ग्यात्सो है, अपना जो व्यक्तिगत नाम है, उनसे एक साइंटिस्ट ने पूछा कि आप ये बताइए कि अगर कोई ए विचार दिया हुआ है महामानव बुद्ध ने और साइंटिस्ट उस विचार को ये कह दें कि ये गलत है, तो आप बुद्ध की बात मानोगे या साइंटिस्ट की बात मानोगे? तो बोला ये बुद्ध ने ही तो हमें ये विचार दिया है, ये सिद्धांत दिया, ये छूट दी है, आजादी दी है कि हम बुद्ध की बात को नहीं मानेंगे, हम विज्ञान की बात को मानेंगे। बुद्ध ने सीधे कहा, कलाम सूत्र में तो विस्तार से दिया है, सीधे कहा जैसे कि एक सुनार, स्वर्णकार सोने को तपाता है, तराशता है, मोड़ता है, उसको घुमाएगा, तब उसके जेवर बनाता है, उसी तरह परख कर कलाम सूत्र में और विस्तार से कह दिया। इसलिए मत मानना कि बहुत आकर्षक व्यक्ति ने कह दिया, राजा ने कह दिया, राजकुमार ने कह दिया, बुद्ध ने कह दिया, अंबेडकर ने कह दिया, या किसी किताब में लिखा है, किसी गुरुजी ने कह दिया, किसी दादा परदादा ने कह दिया। उदाहरण तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन उस बात को तब मानना परख करके। ये भी ना हो कि सिर्फ आपने समझा कि तर्क कर दिया, और तर्क में देखा होगा आपने, जो ज़्यादा बड़े पद का आदमी होता है या ज़्यादा पैसे वाला आदमी होता है, कमज़ोर को दबा लेता है। वो एक तो ऊंची आवाज़ में बोलता है, या मान लो कोई अंग्रेजी ज़्यादा बढ़िया जानता है, वो दबा लेगा बेचारे देहाती आदमी को। वो कितना ही कहता रहा कि साहब ये आलू का पेड़ है, वो कहे नहीं ये आलू का नहीं है, ये वो तो कहे बैंगन का है। अब गांव वाला कितना ही भी जानता हो कि स्पष्ट हो, लेकिन वो जब अंग्रेजी में डांट देगा कि नहीं आलू नहीं है, ये बैंगन का पेड़ है, वो चुप हो जाएगा। कमज़ोर तर्क नहीं कर पाता, तर्क भी नहीं। कलाम सूत्र में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि अकेले तर्क पर भी नहीं, अनुभव के आधार पर बहुत से लोगों ने उसकी प्रशंसा की हो, सही लगता हो, अपनी बुद्धि की कसौटी पर आपको लग रहा हो, तब उस बात को मानना। कितनी बड़ी छूट बुद्ध ने दी। साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में, मेडिसन अमेरिका में, रिचर्ड जे डेविडसन। वो रिसर्च कर रहे थे आज की समस्याओं के बारे में, प्रेजेंट डे, और तुलना करते रहे वो बुद्धिज्म से। उन्होंने पाया कि इस समय पूरे समाज के अंदर जो दुख का कारण है वो क्या है।
इसी के लिए तो बुद्ध ने दर्शन दिया था। दुख का कारण है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, विचलन। उस विचलन की वजह से विद्यार्थी पढ़ नहीं पाता, कर्मचारी काम नहीं कर पाता, घर का सदस्य घरेलू काम नहीं कर पाता। वो विचलन ड्राइवर के साथ भी है, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो अधिकारी कर्मचारी के साथ भी है, नौकर चाकर के साथ भी है। ये विचलन बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज है अकेलापन, लोनलीनेस, दुख का कारण। लोग जुड़े हुए नहीं हैं, न परिवार से न समाज से। तीसरी चीज है नेगेटिव सेल्फ टॉक और डिप्रेशन, जिससे लोग पूरी दुनिया के बीमार हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत रात दिन बहुत मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को लगता नहीं होगा, सुबह 6 बजे से आर्टिकल लिखने लगता हूं, कभी कभी रात के 2 बजे सोता हूं। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक और डिप्रेशन बहुत बड़ी समस्या है दुख का। आगे है सुसाइड का रेट हर 10 साल में दुगना हो रहा है। कितना बड़ा दुख का मंजर है। अब आखिर कौन सी चीज है कि जो हम अपनी माइंडफुलनेस बढ़ाएं, इन चीजों को समझें और ऐसी चीजें लेकर के आए कि इनका हल निकले। साइंटिस्ट भी हल ढूंढता है, बुद्धिज्म भी हल ढूंढता है। डेविडसन ने हल ढूंढा अवेयरनेस, जो आर्य सत्यों से बहुत कुछ मिलता जुलता है। पहले जानो तो सही कि दुख क्या है। डॉक्टर क्या देखता है? डॉक्टर पूरी बॉडी चेक नहीं करता। आपने बताया घुटने का दर्द है तो घुटना देखता है, बाकी टेस्ट बाद में कराएगा। अवेयरनेस, और इस अवेयरनेस की कमी की वजह से आपका दुख, आपका पिछड़ापन, आपकी गरीबी, सारे कारण निकल करके आते हैं। अवेयरनेस बढ़ानी होगी दुख घटाने के लिए, शिक्षा बढ़ानी होगी, प्रशिक्षण बढ़ाना होगा। जो भी चीज़ें जानकारी में विश्व स्तरीय, वो अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। आगे डेविडसन कहता है कनेक्शन, कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। कनेक्टिविटी जियो भी बढ़ा रहा है, सोशल मीडिया भी बढ़ा रहा है। बुद्धिज्म कहता है कनेक्शन बेहतर तरीका का होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, व्यक्ति का होना चाहिए। व्यक्ति और ईश्वर के कनेक्शन की जरूरत नहीं है। क्या कनेक्शन बढ़ेगा? परिवार के साथ पे बैक टू फैमिली करके, जिम्मेदारियों को निभा करके, पे बैक टू सोसाइटी करके, समाज को जगाने के लिए। पर डेविडसन ने तो शब्द दे दिया कनेक्शन, बुद्धिज्म ने उससे भी आगे की बात कह दी। आगे डेविडसन कहता है कि इंसाइट, अंतर्दृष्टि पैदा करनी होगी। बुद्धिज्म कहता है प्रज्ञा की बात करता है। क्यों राजेश जी? और विस्तार से और एक कदम आगे, और बहुत पहले वो भी, कितना तेज, कितना ऊपर, कितना ऊंचा ज्ञान, और उसी में हल छुपा हुआ है, सॉल्यूशन। लोगों के दुख का कारण है उन्हें पता ही नहीं कि वो पर्पस क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन कट रहा है तो कट रहा है, जानकारी कैसे की जाए, उस पर साइकोलॉजिस्ट डेविडसन ने आगे कहा कि वो माइंडफुलनेस को बढ़ाना पड़ेगा। साइकोलॉजी में प्रोसीजर लर्निंग की बात कही गई है। ये प्रोसीजर लर्निंग क्या होगी, कैसे की जाएगी? ये प्रोसीजर लर्निंग उन्होंने खोज की कि अगर व्यक्ति 3 मिनट के अंदर, सिर्फ 3 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने मस्तिष्क पर या सांस पर या अपने शरीर पर फोकस करने लगे, पूरी दुनिया को हटा करके, तो ये प्रोसीजर लर्निंग आ जाएगी। और उसका जो MRI की रिपोर्ट है, स्कैनिंग से जो रिपोर्ट है,
उसके अंदर काफ़ी बदलाव होगा। और अधिक साइंटिस्ट ने इसको और स्पेशल उस पर स्टडी की, उसमें बताया गया कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम होता है, पल्स रेट भी कम होगा, स्ट्रेस हार्मोन भी कम होते हैं और सीरम प्रोटीन उसमें बढ़ने लगता है। इसको विपश्यना के द्वारा ट्रेनिंग दी बुद्ध ने। आज दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान युवाल नोआ हरारी, जिसकी 3 किताबें पूरी दुनिया में धूम मचाए हुए हैं, सेपियंस, होमो डियस, कोई लिखना चाहे तो लिख भी लेना, पढ़ना उसको निकाल करके। तीसरी है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। वो आप आश्चर्य करेंगे कितने दिन विपश्यना करता है, 60 दिन 1 साल में। कितना बड़ा विद्वान है, उसकी लिखी हुई एक लाइन इधर से उधर नहीं है। बुद्धिज्म का फैन है, विपश्यना का फैन है बहुत बड़ा, और उसके विचारों में जो स्पष्टता है, जो फोकस है, जो प्रेरणा है, जो उसके डिसीजंस हैं, वो आश्चर्यजनक है। हमारे देश की जो समस्या है वो सारी की सारे हल हो जाती अगर विद्वान राइस डेविस की बात आप सुनते। उन्होंने कहा कि बुद्ध की बात को बहुत पहले मान लिया होता। राइस डेविस ने दर्शन शास्त्र के ऊपर बहुत अध्ययन किया, मियाँ बीवी थे दोनों राइस डेविस। तो जाति को ख़त्म करके देश बहुत कुछ आगे बढ़ सकता था, क्योंकि यहाँ के मजदूर किसान बहुत अच्छे भी हैं, विद्वान भी हैं, मेहनती हैं, सारी चीज़ें हैं, त्याग भावना भी है। लेकिन कमी यही है कि उन्होंने जाति को नहीं छोड़ा। इसी बात को 2015 में वाइब्रेंट समिट में वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने भी कहा, उसने भी माना कि यहाँ की जो विकास है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक लोग जाति बायस नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहब ने पूरी किताब लिखी थी एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जिस पर अब तक एक्ट बन जाना चाहिए था और देश जाति विहीन, जाति मुक्त हो जाता, लेकिन नहीं बना। समय से लोगों ने बात नहीं मानी, जाति को ख़त्म नहीं किया। बुद्धिज्म से ज़्यादा डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। बाबा साहब ने खुद कहा कि मैंने जो ये सिद्धांत है इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के, ये बुद्धिज्म से लिए हैं, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मैंने ये सिद्धांत नहीं लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जब पढ़ेंगे तो जानकारी होगी कि वहाँ बुद्ध के उपदेश, सिगालोवाद सुत्त का उपदेश, अशोक के स्तंभों में लिखी हुई बातें सब आपको मिलेंगी कि किस तरह पब्लिक वेलफेयर स्टेट बनाया जाएगा। उस संविधान को आदर्श संविधान बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन उसमें कमी निकालने वाले कम नहीं है। शुरू में तो ये कहा कि ये डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया ही नहीं है, फिर कुछ दिनों बाद आवाज़ हल्की हुई और लोगों ने मान लिया बनाया, तो उन्होंने कहा कि ये सही नहीं बना। यहाँ तक कि एक विद्वान थे ऑस्टिन, उन्होंने विचार दिया कि इस संविधान के अंदर कुछ कमियां रह गई। उन्होंने अपनी स्पीच थी चेन्नई की, और उस स्पीच में ये कहा, इत्तेफाक से उनको श्रीलंका का संविधान बनाने का ठेका मिल गया। संविधानों के ऊपर जो स्टडीज़ हुई है उनमें यह माना गया कि संविधान की जो औसत आयु होती है 17 साल होती है। बहुत से संविधान 2 साल में ख़त्म हो गए और 4-6 साल आते आते अधिकतर संविधान ख़त्म हुए, 17 साल मैक्सिमम चले। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान टस से मस नहीं हुआ। जो चेक्स एंड बैलेंसेस, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दी गई हैं, जो राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, निश्चित रूप से दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंस वाला संविधान दूसरा नहीं हो सकता। किसी भी धर्म के आदमी को ये नहीं लगेगा कि यहाँ मेरी बात नहीं की। और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि आज जो संविधान के सबसे बड़े विरोधी हैं, 20-25 साल बाद इसी संविधान की कसम खाएंगे, कहेंगे संविधान में तो ये लिखा हुआ है
वो सबसे बड़े हामी होंगे, समर्थक होंगे संविधान के। क्योंकि कोई भी देश बदले की भावना से, दान से, दया से, एहसान से, कर्ज से बहुत समय तक नहीं चल सकता। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, संविधान का सम्मान बढ़ता रहेगा। पूरी दुनिया के अंदर जो फ्रीडम इंडेक्स है, वहाँ इंडिया का नंबर काफ़ी नीचे आ जाता है, 140-42 के आसपास पहुँच गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी काफ़ी आगे हो गए। निश्चित रूप से बुद्ध ने बहुत पहले कहा फियर के बारे में कि भय खत्म होना चाहिए। भय किससे खत्म होगा? फ्रीडम से खत्म होगा। वो फ्रीडम देने के लिए तो संविधान बनाया था। अगर फियरलेस नहीं होंगे, उस फियर और फ्रीडम को सही मायने में समझा जाए तो दुनिया के लोग ये समझ जाएंगे कि इस दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं थी, न पहले विश्व युद्ध की, न दूसरे विश्व युद्ध की। दोनों का झगड़ा आमने सामने बैठ के समाप्त हुआ, और आज रशिया यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है, वो भी ऐसे ही समाप्त होगा। संविधान मजबूत होता तो श्रीलंका की स्थिति ऐसी ना होती, बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिति ऐसी ना होती। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। बुद्ध ने इन्हें सींचा है। बुद्ध को खत्म कर दिया था अवतार बना करके। डॉक्टर अंबेडकर को भी खत्म करना चाहते हैं बहुत से लोग। आज अगर इस देश के वो लोग जो लाभान्वित हैं संविधान से, वही अगर संविधान को नहीं पढ़ेंगे, वही अगर बुद्ध को नहीं पढ़ेंगे, और उसकी जगह वो जातिवाद और उपजातिवाद के चक्कर में पड़ेंगे, अंधविश्वास के चक्कर में पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप न संविधान को बचा पाएंगे, न अपनी अस्मिता और अपनी गरिमा को बचा पाएंगे। बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, क्योंकि मैं विद्यार्थी हूँ। शिक्षक होता तो अपना चैप्टर कह के चल देता, विद्यार्थी कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अब आपको करना क्या है? असली चीज़ है कि जो जातिवाद और उपजातिवाद है, सबसे पहले आपको खुद छोड़ना है। ऐसी घटनाएं, कोई कह रहा है मैं गर्व से कहो मैं पासी हूँ, कोई कह रहा है गर्व से कहो मैं चमार हूँ, कोई कह रहा है गर्व से कहो मैं भंगी हूँ। ये अम्बेडकरवाद नहीं है। और जय भीम तो कहेगा, क्योंकि बिना जय भीम के काम नहीं चल रहा, कोई सुनेगा भी नहीं। जय भीम की मान्यता सबको है, चाहे वो कलावा बांधे बैठे हैं, चाहे बिना कलावा बैठे हैं, चाहे बैनर लगा कोई बैठे हों, जय भीम में सबकी श्रद्धा है। इसके लिए सबको धन्यवाद। लेकिन अगर आप कह कुछ रहे हैं, इससे बड़ी कोई हिपोक्रेसी होगी? सोच कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ये माइंडफुलनेस नहीं है। आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आप एनाइलेशन ऑफ कास्ट की तरफ नहीं जा रहे, आप उसको मजबूत कर रहे हैं। वो जो एक प्रक्रिया और एक पद्धति है ना कि हम विरोधी की बुराई करेंगे, उसका नाम लेके बुराई करेंगे, कोई उसके नाम पे गाने गा रहा है, कोई उसे गाली दे रहा है, लेकिन उसकी विचारधारा को अंदर पाल रहा है, उन अंधविश्वासों पर चल रहा है जो उसने आपके साथ लगा रखे हैं, चल उस पे रहा है। चाहता कुछ और है, चाहता है आज़ादी। एक ने भी कल परसों मुझसे कहा मेरे दफ्तर में आकर के, साहब संविधान को बड़ा खतरा हो गया है। क्या खतरा है बताओ? संविधान कहीं नहीं जा रहा, कोई खतरा नहीं, सब ठीक है। तुम अपने खतरे को देखो ना, अपना हाथ देखो, गले पे देखो। नहीं साहब ये तो अभी बच्चे का एग्जाम था। अरे मैंने कहा वो जो बच्चे का एग्जाम पास कराते हैं ना बेल पत्र से, उनके बच्चे खुद फेल हो गए। उनके बच्चे खुद फेल हो गए, तुम कहाँ ये लगाए हुए कलावा अंगूठी और ये सब चीज़ें हैं? मुझे जानते हो, मैं किसका बेटा हूँ सब जानते हैं। रिटायर्ड आईजी का बेटा हूँ, खुद कप्तान हूँ, मेरे बच्चे भी आईएएस अफसर हैं। मेरे गले में पड़ी है कोई? ना मेरे हाथों में कोई अंगूठी है, ना तिलक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है अंधविश्वास वाली। लेकिन फिर भी अपने जीवन को सुखी बनाना है तो व्यायाम करो, पढ़ाई करो, देखो कहाँ क्या करना है। अम्बेडकरवाद को पढ़ो, दुनिया के विद्वानों को पढ़ो, तो आगे बढ़ोगे ना। ये अंधविश्वास और जातिवाद उपजातिवाद के चक्कर में ना पड़ो।
जातियों के ऊपर सेनाएं बनाई जा रही हैं। भारतीय सेना बहुत है ना रक्षा करने के लिए, उसे छोड़ो। ज़्यादा बहुत जोश आ रहा है तो भैया भर्ती हो जाओ सेना में, पुलिस में भर्ती हो जाओ। कुछ आपके जोश खरोश का, गुस्से का कुछ इस्तेमाल होगा। ये जातियों के ऊपर सेना दी तो इलीगल भी है, इमोरल भी है, और तुम्हारे किसी काम की नहीं है, किसी और के भले ही काम की हो। तुम्हारा तो भला किताब से ही होना है। कानून हाथ में लेकर के हमारे युवा बहुत से कहते हैं नहीं साहब अब नहीं चलेगा काम, अब तो बिल्कुल हम आर पार कर देंगे। मैंने क्या आर पार करना चाहते हो तुम? पथराव करोगे, डंडा मारोगे, क्या करोगे? जो आदमी अपना नाम नहीं बदल सकता, अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता, पंचशील का पालन नहीं कर सकता, इससे दुनिया में कोई आसान काम है? दुनिया में अपना नाम बदलने से, अपना काम बदलने से और पंचशील का पालन करने से, अष्टांग मार्ग पर, मध्यम मार्ग पर चलने से आसान दुनिया का कोई काम नहीं है। और जब ये काम करोगे तो दुनिया भर के साइंटिस्ट कह तो रहे तुम सफल होगे, और सफल हुए हैं लोग बाग। आइंस्टीन ने कोई पत्थर नहीं मारा, ज्योतिबा फुले ने किसी की गर्दन नहीं काटी, सावित्रीबाई फुले ने किसी को गाली नहीं दी, खा भले ली हो। और क्या उनकी क्रांतियां सफल नहीं हुई? हमारे जितने भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं उनकी सबकी क्रांतियां सफल हुई। तो युवाओं को ये समझने की आवश्यकता है कि कभी कानून हाथ में ना ले, संविधान साथ में लेकर चलें। संविधान से बड़ी कोई चीज़ नहीं। कानून का पालन करिए। जय भीम के नारे लगा करके, पथराव करके, सड़क जाम करके आप मुकदमा तो लिखा लेते हैं अपने ऊपर। होता क्या है जोश खरोश में? आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, वीज़ा नहीं बनेगा, सरकारी नौकरी लगती वह भी तो छूट जाएगी, ठेका नहीं मिलेगा, शस्त्र का लाइसेंस नहीं मिलेगा, और कहीं शादी वादी कहीं तय भी हो गई तो छूट जाएगी। पोल खुली जाती है ना उसमें। सलमान खान नहीं कर पा रहे शादी, मुकदमा चल रहा है। मुकदमे का जो डर है, कहते हैं वो फीता बांध दीजिए किसी पेड़ के अंदर और धारा लिख दीजिए 302 तो पेड़ सूख जाता है। तो कानून में जब इतनी ताकत है तो कानून पढ़ो ना, विज्ञान पढ़ो, अंधविश्वास को छोड़ो। और आप अगर किसी विचारधारा के खिलाफ हैं तो उस विचारधारा को सींचिए मत, विरोधी का नाम भी मत लीजिए। मेरी स्पीच में कहीं किसी का नाम लिया मैंने? बुद्ध का, अंबेडकर का, विश्व के साइंटिस्ट का, कम से कम 15-20 साइंटिस्ट का नाम लिया होगा, 15-20 महान लोगों का नाम लिया होगा, विद्वानों का, और ये बताया होगा कि हाँ तुम्हारे पास जो अपने आइकॉन्स हैं वो परफेक्ट आइकॉन्स हैं। आपके खिलाफ षड्यंत्र चलता रहता है कि एक जाति, एक आइकॉन और एक व्यवसाय, और यही समझाया जाता है गली मोहल्ले में कि तुम्हारा डॉक्टर अंबेडकर से क्या मतलब भाई? तुम चमार हो, तुम जाओ रविदास के पास, तुम नाई समाज के हो, तुम वहाँ जाओ, तुम क्या मतलब चीवर से भाई? सविता जी कहाँ चक्कर पड़ गए तुम्हारे? तो और तुम वैसे ही ठाकुर हो, क्या दिक्कत है? तो आपको निश्चित रूप से मूर्ख बनाने के लिए एक आइकॉन दिया जाता है ताकि आप वर्ण व्यवस्था के बीच में बने रहें। ऐसी स्थिति जो समतामूलक समाज बनाने में, भारतीय संविधान को सफल बनाने में बाधाएं हैं, उन बाधाओं को ख़त्म करने के लिए आपके पास जो रास्ता है वो कानून का है, संविधान का है और बुद्ध के दर्शन का है, पंचशील का है। आपने ऐसा कोई परिवार नहीं देखा होगा जिस परिवार में, ये तो हो सकता है कि एक पीढ़ी किसी तरह से ऊपर चली गई, लेकिन अगर उस परिवार के अंदर पंचशील का पालन नहीं होता तो दूसरी पीढ़ी फिर वापस चली जाती है वहीं। सही कह रहा हूँ? दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी हो सकता है कि रिजर्वेशन लेकर के आ गए किसी तरह से झटके में, फिर उन्होंने पीना पिलाना सीख लिया। सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी आते आते फिर वो वापस हो जाते हैं वहीं जहाँ से आए थे। तो ये इससे आसान क्या काम होगा? किसी विरोधी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। विचारधारा खास तौर से आप अपने स्तर से छोड़िए, जो अलाभकारी है, हानिकारक है, और जो भी लाभकारी है पूरी दुनिया से लीजिए। बाबा साहब ने आपको किताब दी है, संविधान दिया, और आपको तो 1% मेहनत करनी है बस। सिर्फ दिशा भी तय कर दी है,
आपको दशा बदलनी है, उस दशा को बदलने में लगिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।